मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के न्यायिक परिसर यानी कि कोर्ट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट अशोक आर्य मौजूद हैं जो रवि आजाद के मुद्दे पर खुलकर बोलने का काम कर रहे हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और एक मुद्दा नया चल रहा है कि जो सुरेश कोत हैं और बाकी जो किसान नेता हैं उनके ऊपर नोटिस जारी किया गया है। पूरे हरियाणा में चर्चा है आखिर उस मुद्दे का क्या रहा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप लड़की पक्ष के एडवोकेट हैं। इस संगीन अपराध के बाद जो इन्होंने मीडिया ट्रायल करके, इन्होंने पंचायत करके और इन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार करके जो इस अपराध के आगे अपराध की पुनरावृत्ति करने का काम किया है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जाए और यदि जमानत दी जाएगी तो ये गवाहों को दबा सकते हैं। तो कोर्ट ने हमारी दलील को मानते हुए डिसमिस कर दी उनके बेल एप्लीकेशन। चर्चाएं चली, लोग कह रहे थे कि रवि आजाद को सिर्फ जांच के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। बहला के बुला लिया, वो बच्चा थोड़ी ना है, उसको पता है तेरे खिलाफ उम्र कैद तक की सजा के संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वो आपके साथ भी आंदोलन में देखे गए हैं, आप भी उनके साथ देखे गए हैं, लगातार जहां भी आंदोलन हुआ है आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है उनके साथ। क्या लगता है आपको, क्या सच में रवि आजाद का कहीं ना कहीं हाथ है? ये जो घटना जनता के सामने आई और जो नेताजी ने पेश की, ये घटना 8 तारीख की रात को है। उस लड़की को इन्होंने उठा करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और ये कहा कि रवि आजाद ने तेरे को बुलाया। चर्चाएं चलती हैं कि महापंचायत में जो लोग अपनी भाषणबाजी कर रहे थे, जो कमेटी के सदस्य थे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने जांच एजेंसी पे और न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा न करके उन्होंने स्वयंभू घोषणा कर दी कि हम खाप पंचायत करेंगे। तो पंचायत में जिन लोगों ने स्पीचेस प्रसारित की हैं और कई जगह पीड़िता के परिवार की और पीड़िता की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है, दे आर ऑल एवर लाइबल फॉर दिस क्राइम। जानना चाहेंगे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया था, लेकिन 14 दिन नहीं, अब उनको 20 से 22 दिन हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के न्यायिक परिसर यानी कि कोर्ट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट अशोक आर्य जी मौजूद हैं जो रवि आजाद के मुद्दे पर खुलकर बोलने का काम कर रहे हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और एक मुद्दा नया चल रहा है कि जो सुरेश कोत हैं और बाकी जो किसान नेता हैं उनके ऊपर नोटिस जारी किया गया है कि आप आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। अगर आप किसी भी अन्य किसी गतिविधि करेंगे तो उसके तहत भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। तो उसी को लेकर हमारे साथ अशोक आर्य एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि ये इन मुद्दों पर खुलकर बोलने का काम कर रहे हैं। इनसे पहली बार हमारी मुलाकात हुई है तो सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले अशोक आर्य जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। जी, हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्वलंत मुद्दों को, समाज सेवा से संबंधित जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, शुक्रिया जी। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे, रवि आजाद का जो मुद्दा है वो मतलब पुराना तो हो चुका है लेकिन चर्चा उसकी आज तक चलती आ रही है। पूरे हरियाणा में चर्चा है आखिर उस मुद्दे का क्या रहा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप लड़की पक्ष के एडवोकेट हैं और आप कागज कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो बात होती है वो खुलकर भी बोल रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि रवि आजाद द्वारा हाई कोर्ट में भी अपील अभी लगाई गई है और जो अभी उनकी डेट भी आ चुकी थी लेकिन उसको खारिज कर दिया गया, तो उसको लेके क्या? देखिए, अब बात तो ये है, उनकी गिरफ्तारी को, इस मामले को 1 महीना हो गया, गिरफ्तारी को भी आज 21-22 दिन हो गए। तो मेरा तो ये मानना है इस मुद्दे पर हमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर हो चुका है। लेकिन फिर भी आपकी क्यूरी है, लोगों की जिज्ञासा है। जैसा कि आपने कहा कि हाई कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल की है, तो अपील तो क्या, उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई होगी, जहाँ तक आपको इल्म है। मुझे तो इस मामले में ध्यान नहीं है और अभी यदि हाई कोर्ट गई तो मैटर प्रीजुडिस हो गया, तो हमारा तो इस पर कोई बोलना बनता नहीं। लेकिन कानून का ये मानना है कि इस तरह की जो संगीन धाराएं होती हैं, इस तरह के जो कानून पॉक्सो जो है, उसमें यदि कोई आदमी अरेस्ट होता है और प्रथम दृष्टया भिवानी जो
अदालत सेशन अदालत थी है जो अब चल रही है, जिसमें सुनवाई थी, उसमें प्रथम दृष्टया उनको एक तरह से दोषी माना है, तभी तो उनकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया है, क्योंकि उनके सभी अधिवक्तागण तो ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ अपराध बनता ही नहीं, इसलिए हमें जमानत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ हम हैं, हमारे जो साथी हैं, मैं स्वयं भी उनमें शामिल रहा, हमारे सीनियर एडवोकेट श्री वेद प्रियारी जी हैं, साथी रजत कलसन जी हैं, सुरेश महलावत जी, हम 3-4 साथी भी उसमें पैरवी कर रहे हैं। हमारी ये प्ली थी कि सर ये देखिए उन्होंने इस तरह से अपराध को कारित करने में, और इस संगीन अपराध के बाद जो इन्होंने मीडिया ट्रायल करके, इन्होंने पंचायत करके और इन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार करके जो इस अपराध के आगे अपराध की पुनरावृत्ति करने का काम किया है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जाए, और यदि जमानत दी जाएगी तो ये गवाहों को दबा सकते हैं। तो कोर्ट ने हमारी दलील को मानते हुए डिसमिस कर दी उनकी बेल एप्लीकेशन। तो जब रवि आजाद को गिरफ्तार किया गया उस दिन चर्चाएं चली, लोग कह रहे थे कि रवि आजाद को सिर्फ जांच के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको अचानक गिरफ्तार कर लिया गया, उसको लेके क्या कहेंगे? ये पुलिस प्रोसीडिंग है, ये तो प्रशासन की प्रशासनिक प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति को कि जांच के, ये सिर्फ हुआ मात्र है, कहते जांच के लिए बुलाया, बहला के बुला लिया, वो बच्चा थोड़ी ना है, उसको पता है तेरे खिलाफ उम्र कैद तक की सजा के संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जब उसको नोटिस दिया गया, पुलिस ने बाकायदा नोटिस देती कि आप शामिल तफ्तीश होइए, और जब पुलिस उसको बुलाती है तो उसको पता था इस बात का, तो लेकिन हो सकता है उनको या तो अति विश्वास हो कि भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, या फिर उनकी कोई मैनेजमेंट ऐसी रही हो पुलिस के साथ, या कोई और 100 तरह की बातें होती हैं, वो कोई वो ज़्यादा उसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। उनको ये लग रहा था कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे और बस बुला के फॉर्मेलिटी करके छोड़ देंगे, लेकिन ये तो जो प्रचार दुष्प्रचार एक तरह का कि पुलिस ने उनको बहला फुसला के बुला लिया, तो कोई 2-4 साल का बच्चा तो है नहीं, वो बड़े बड़े मामलों देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया था, लेकिन 14 दिन नहीं, अब उनको 20 से 22 दिन हो चुके हैं। वो तो क्या है, 14 दिन न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको 14 दिन की पेशी होती है ऑनरेबल कोर्ट के, जहां ट्रायल चलती है, यानी कि हर 14 दिन में उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और ये इसलिए नहीं, ये इसलिए किया जाता है कि कोर्ट के सामने अब उसको कोई समस्या हो, जुडिशियल हिरासत में, न्यायिक हिरासत में, जेल में कोई समस्या हो, उस समस्या को भी वो कोर्ट के सामने कह सके। तो ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये कोई अलग, वो तो हर जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक, और जब तक उनकी जमानत नहीं हो जाती तब तक हर एक एक्यूज्ड को, हर एक आरोपी को जेल में रहना होता है। 14 दिन में उनकी पेशी होती है कोर्ट के सम्मुख। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि वो आपके साथ भी आंदोलन में देखे गए हैं, आप भी उनके साथ देखे गए हैं, लगातार जहां भी आंदोलन हुआ है आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है उनके साथ, तो क्या लगता है आपको, क्या सच में रवि आजाद का कहीं ना कहीं हाथ है? देखिए, आंदोलन में वो हमारे साथ है और हम उनके साथ है, ये तो एक आंदोलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब किसी भी सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन चलते हैं, वो पिछले 8-7 साल से वो भी सक्रिय हैं, हम भी कॉलेज टाइम से, स्टूडेंट लीडरशिप के टाइम से हम आंदोलनों में सक्रिय हैं और वो भी सक्रिय हैं। तो जब भी कोई कॉमन इंटेंशन हो, समान आशय हो और समाज के हित का कोई मुद्दा हो, तो हम उसमें उसी मंच पर होते हैं और वो भी उसी मंच पर होते हैं। तो ये बात तो, मैं 2 बार उनके घर भी गया हूँ। जब पिछले दिनों ये डाणी लक्ष्मण वाला मामला था, उस मामले में उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे, कई प्रत्यारोप लगे, तो फिर उन्होंने खुद मेरे से कहा कि भाई साहब, मैं काफ़ी समस्या में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, आओ बैठकर बात करेंगे। तो मैं 2 बार उनके घर भी गया। एक बार तो मेरा बेटा भी मेरे साथ था, उसने वो खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, तो उसने कहा पिताजी, इनका नेताजी का क्या मामला है। मतलब चलो बेटे, तुम्हें मिला के लाता हूँ। आज फ़ोन आया नेताजी का, और यही नहीं, मैंने तो नेताजी के लिए 5-6 लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस दिए।
यानी कि कई बार क्या होता था, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कहते थे कि ये बिक गया, ये बिकेत है, ये लड़कियों का वो है, ये ऐसे कुछ बातें जो शो का आई थी उस पे सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने मेरे से कहा डिस्कस की घर पे बैठे तो कि जी मैं बहुत त्रस्त हूँ ये सारे दिन सुन सुन के। तो मैंने उनके बिहाफ पे कई लोगों को लीगल नोटिस दिए, और लीगल नोटिस के रिप्लाई में उन लोगों ने उनसे भी संपर्क किया और ये कहा कि भाई हम समाज के हित का काम करते हैं, और आप भी यदि ऐसा करते हैं, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि आपको बदनाम करें, हमें ऐसा लगा कि आप गलत हैं। तो ये तो चलता रहता है। तो जब ये मुद्दा चला रवि आजाद का, उस समय लोगों में काफी चर्चाएं चली और लोग कह भी रहे थे कि मुद्दा सिर्फ 3 लड़कों का था जो गाड़ी में उस समय स्थित थे, लेकिन रवि आजाद के नाम पर एफआईआर होती है, लेकिन उन तीनों लड़कों के नाम पर कोई उनका नाम उजागर नहीं होता, ना ही उनके नाम एफआईआर होती है। तो रवि आजाद को झूठा घसीटा जा रहा है, ऐसी बातें लोगों में चल रही हैं। यहां नेताजी गलती कर गए। यदि उस मामले को भड़कने नहीं देते तो सुलट गया था। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ये जो घटना जनता के सामने आई और जो नेताजी ने पेश की, ये घटना 8 तारीख की रात को है, यानी कि वो 8 दिसंबर की रात की घटना है। और उस समय 3 लड़के गए बताते हैं, और एज पर एफआईआर आरोप ये है कि 3 लड़के हैं। उन्होंने वो लड़की जो बाहर अपना लघु शंका के लिए आई थी, उस लड़की को इन्होंने उठा करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और ये कहा कि रवि आजाद ने तेरे को बुलाया है। तो फिर क्या हुआ कि उनकी संलिप्तता तो आ गई, और फिर उसके बाद यूं भी सुनने में आ रहा है कि उस समय वो जो एक लड़का उस गांव का है जिसने गाड़ी को ठोका है 3 बार बैक करके अपने पिकअप डाला से, उस लड़का के साथ इनकी रवि की और इनके 1-2 और मित्र की बातचीत हुई कि भाई ये अब ऐसा भूलवश हो गया, ये हो गया। लेकिन असली बात तो क्या है, लड़की की जो एफआईआर है, जो कंप्लेंट है, उसके मुताबिक 15-20 दिन पहले इसने गोपालवास के अड्डे पर वो विक्टिम खड़ी थी, वो पीड़िता, और गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी में बैठाल करके वहां उसका सेक्सुअल असोल्ट हुआ है। तो इसलिए ये एक समस्या ये बन गई कि भाई वो उसी दिन की नहीं 15-20 दिन पहले की भी घटना है। तो इसलिए रवि को प्रथम दृष्टया दोषी न्यायिक प्रक्रिया ने और जांच एजेंसी ने माना। तो उसके बाद में जब रवि आजाद द्वारा महापंचायत बुलाई गई, उस समय उसके 1-2 दिन बाद ही चर्चाएं चलती हैं कि महापंचायत में जो लोग अपनी भाषणबाजी कर रहे थे, जो कमेटी के सदस्य थे, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। देखिए, ये तो एक गलती होगी उनके द्वारा। वो लाइव आते हैं, 12 तारीख की शाम को करीब 9 बजे, और लाइव आते हैं। वो कहते हैं वो मैनेज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और वो कहते हैं 8:17 पे मेरे खिलाफ एफआईआर हुई, ये हुई जो कहते हैं, और उसी टाइम वो थोड़ी देर बाद कह देते हैं कि हम महापंचायत करेंगे। यानी कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं किया। भाई एफआईआर बहुत सारी होती हैं और एफआईआर कैंसिल भी होती हैं, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी पे और न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा न करके उन्होंने स्वयंभू घोषणा कर दी कि हम खाप पंचायत करेंगे। अरे भाई, खाप पंचायत किसी का मोबाइल थोड़ी ना खो गया, किसी की ट्रैक्टर की ट्राली थोड़ी ना चोरी होगी। ये तो पॉक्सो का मामला है। वो खुद कहते हैं कि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो छोटा सा है पॉक्सो एक्ट, तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा उसमें बस 8-10 पन्ने हैं। यदि SC/ST एक्ट, जब कोई भी शेड्यूल्ड क्लास का कोई विक्टिम है, ऑब्वियसली SC/ST एक्ट लगता है, ये कानून प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये तो कोई अलग से SC/ST लगाने के लिए उलाना देना जरूरी नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि किसी भी शेड्यूल्ड क्लास के किसी बंदे के साथ एट्रोसिटी होगी तो SC/ST एक्ट तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वो फाइल होगा। तो अब आपको क्या लगता है, क्या रवि आजाद बेल मिल पाएगी, जमानत पर बाहर आ पाएंगे? क्या ये मुद्दा जो सॉर्ट आउट हो पाएगा? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जमानत मिलना, जमानत लेना, वो रवि का मौलिक अधिकार है, लेकिन जमानत देना वो कोर्ट का विवेकी अधिकार है। अब मैं तो ये कहता हूं कि मान लीजिए जिस आदमी को आज गिरफ्तार किया है और जिस आदमी के खिलाफ कल को सबूत न गुजरे और दोष सिद्ध न हो, तो वो 1 दिन भी जेल में रहता है तो उसके
फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो इस आधार पे कोर्ट उनको बेल दे सकती है, वो चाहे उस दिन दे देती 9 तारीख को, और वो चाहे यहाँ लगाए और उसमें यदि तथ्य पूरे तो यहाँ देती, और वो चाहे अब आगे हाई कोर्ट में वो बेल के लिए आपको पता है फाइल किया है तो हाई कोर्ट यदि उन परिस्थितियों को देखेगा और हाई कोर्ट को लगेगा कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने की संभावना नहीं है तो हाई कोर्ट उनको बेल दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, पीड़ित पक्ष द्वारा क्या कुछ मांग की जा रही है, क्या कुछ वो चाहते हैं, क्योंकि आप उनके अधिवक्ता हैं, उनके केस को देख रहे हैं, तो आपके सामने क्या कुछ बात है? पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ा एक तरह से एट्रोसिटी हुई है, हम डर और भय के माहौल में हैं, और जिस तरह से जो अपराध किया गया है उस अपराध के लिए अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और उनका पीड़ित पक्ष का ये मानना है कि रवि की संलिप्तता पूरी तरह से इस अपराध के कारित करने में और अपराध के बाद में अपराध को छुपाने में, भ्रामक दुष्प्रचार करने में रही है, उनका ये मानना है। उसके बाद में कुछ बातें और चली, क्योंकि हम भी मीडिया के साथी और मीडिया के साथियों की आवाज उठाना हमारा अधिकार है। तो कह रहे थे कि मीडिया के जो साथी थे उनके ऊपर भी एफआईआर होगी जो उस महापंचायत में उस समय उपस्थित थे। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो एक बात का आपको ताक देना चाहता हूं कि आपके चैनल ने ऐसी कोई भड़काऊ आपकी तरफ से नहीं तो स्पीच आई और न ही आपने शायद कोई ऐसा कवर किया। शायद आप इस मामले से वाकिफ हैं, इस मामले से क्या इस तरह की खबरें प्रसारित करने नहीं चाहिए, उस मामले से वाकिफ हैं आप। तो आपके चैनल के अलावा भी मैं यूँ कहता हूँ कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी उस प्रोसीडिंग के दौरान ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि उसके बाद जो अपराध घटने के बाद भी जो पंचायत हुई है और जो पंचायत में जिन लोगों ने स्पीचेस प्रसारित की हैं और कई जगह पीड़िता के परिवार की और पीड़िता की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है, दे आर ऑल एवर लाइबल फॉर दिस क्राइम। तो यदि वो कोर्ट इसको ये और कोर्ट ये कह रही है कि आपने क्या किया, कोर्ट आईओ जो उस टाइम अब हैं इस केस के आईओ आर्यन चौधरी जी, उनको कह रही है कि आपने किया क्या, और उनसे ये भी कह रही है कि आप परसों जब आए कोर्ट में जवाब लेके तो स्टेटस रिपोर्ट लेके आए कि आपने किन किन के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई जिन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी एक मुद्दा और चल रहा है, जैसे लगातार किसान नेताओं के ऊपर नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, अगर एक बार और आप किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होते हैं आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपकी संपत्ति, आपके मोबाइल फोन, जितने भी आपके कागज कार्रवाई है उन सभी को हम कुर्क कर लेंगे। तो ये भी मुद्दा चला हुआ है। ये आप सुरेश कोच जी वाले मुद्दे की बात करते होंगे। ये जो नोटिस देर धारा 172 एक BNSS दबंग व्यक्तियों होती सख्त चेतावनी, ये किसी चौकी इंचार्ज के द्वारा दिया, कुलदीप सिंह नाम उनका, कुलदीप सिंह अपराध शाखा नारनौल के, यानी साइबर क्राइम के इंचार्ज हैं, कोई इंस्पेक्टर होंगे ये, उनके द्वारा दिया गया है। सुरेश सनोफ दलीप सिंह, गांव कोतकला। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि आप दबंगाई जैसा गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। अब सोचने की बात है, सुरेश को तो हमारी तरह से रोज जनता के मुद्दों को उठाता है और उनको विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है। अरे भाई भेजने वाले श्रीमान जी, जब हम लोग बोलते हैं तो हर टाइम CID और जो आपकी गुप्तचर एजेंसी है वो हर एक हमारे स्पीच को नोट करती है। तो गुप्त क्या आप कह दे तो फलाना आपने गलत बोला है, तो ये मुझे तो यूँ मानना है कि ये जो जनता की आवाज़ उठाते हैं उनको ताकि हम ये सरकार के खिलाफ न बोलें, नोटिस देकर डराने का काम करते हैं। इस नोटिस में कोई कुछ खास नहीं है, न तो सुरेश गोची दबेंगे और न ही सुरेश गोची की तरह से हमारे जैसे बोल रहे हैं, हम नहीं दबने वाले। हम तो यूं ही जनता की आवाज़ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा प्रयास ये रहेगा भविष्य में और पीछे भी हम व्यक्तिगत अपराध को अंजाम नहीं देंगे। इसको उस घटना से जोड़ना अच्छा नहीं है। सुरेश गोची के लिए कहा गया है कि आप लोग दबंगई करते हैं, और ये जो पीछे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछे थे वो एक व्यक्तिगत अपराध है और ये सामाजिक आवाज उठाने के लिए, तो उससे तो हमें इसकी तुलना करनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पुलिस ने नोटिस दिया है ये सिर्फ गीदड़ दम की है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। न तो सुरेश जी दबेंगे और न ही और उनके साथी दबेंगे। अभी आपने कहा जैसे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर ये गिद्दड़ धमकी कर रहे हैं ऐसे, तो क्या रवि आजाद भी इसी चीज का शिकार हुआ है? क्योंकि रवि आजाद द्वारा जेपी दलाल पर आरोप लगाए गए कि जो पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ तो जेपी दलाल भी नहीं है सुरेश कोच जी के एरिया में तो, और वहाँ तो कोई ये भी नहीं है किसी, और नए सुरेश कोच जी शायद नाम लेंगे। वो ये भी मैं मानता हूँ उस भाई से गलती हुई है कि उसने रट लगा ली, एक आदमी का ना रट लगा ली, तोता रट नहीं होता है। अब यानी कि यदि उनकी गाड़ी वहां जाती नहीं, उनके लड़के उस लड़के को बाजू पकड़ के गाड़ी में डालते नहीं, डालने का प्रयास नहीं करते, तो कहाँ मौका मिलता है किसी व्यक्ति को कि भाई इसके खिलाफ पर्चा दो। भाई हम ये मान ले किसी की गाड़ी में झूठा भुक्की रख दी, 2 किलो अफीम रख दी, हेरोइन रख दी, कोकीन रख दी, तो ये मान ले कि भाई झूठा मुकदमे में फंसा दिया। अरे किसी की लड़की को उठा के लाओगे, रात के 11 बजे उसे घर जाओगे हैं, और फिर आप यूं कहोगे मुझे किसी ने झूठा फंसा दिया, तो ये व्यक्तिगत अपराध है, व्यक्ति से कारित किया गया अपराध है। और ये जो सुरेश कोच के बारे में बताया गया है, ये कहा गया कि आप समाज में दबंगई करते हैं, तो इसमें दिन रात का फर्क है। तो अब आपको क्या लगता है कितनी जल्दी ये जो मामला है रवि आजाद का, कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो पाएगा या फिर और भी लंबा प्रोसेस चलेगा? अभी मैं कल एक बांदा का एक फैसला पढ़ रहा था, क्यों हमारी आदत है जो भी नए नए फैसले जो आते हैं उनको पढ़ते हैं। उसमें 56 दिन में 56 डेज में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में दोषी को सजा दे दी गई, सिर्फ 56 दिन में। तो कोई बड़ी बात नहीं, जो ही चलान आएगा कोर्ट तो डे बाय डे वो लेकर के और उन पर फैसला सुना देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और नहीं तो कोई ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ये 2-4-6 महीने का होता है। फटाफट कोर्ट इसको जल्दी हियरिंग करके उसमें जल्दी फैसला सुना देती है। तो अब चलते चलते हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी आस भरी नजरों से आपकी तरफ देख रही है? हरियाणा प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि साथियों, स्वाध्याय करें, पढ़ें, किसी का टूल न बने, किसी भी राजनेता का शिकार न बने। यानी कि राजनीति बहुत गंदी है, आज हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, भाई भाई से लड़वाते हैं, कहीं जातिवाद के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं अगड़े पिछड़े के नाम पे, कहीं ऊंच नीच के, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पे। और ये वर्तमान जो भाजपा सरकार है ना, ये तो है ही भेदभाव वाली सरकार, ये तो करती ही भेदभाव है। ये तो मतलब कि इनके पास तो 3 ही चीज हैं, अच्छा आसन, अच्छा राशन और अच्छा भाषण। यानी अच्छा आसन इनके पास अरिस्टोक्रेटेड, इनके आप मकान वो देखेंगे ना, कार्यालय बीजेपी का 1000 करोड़ रुपए के 7 स्टार 11 स्टार होटल जैसे हैं। तो अच्छा आसन हो गया, और अच्छा माल खाते हैं, अच्छा आसन राशन खाते हैं, और बढ़िया भाषण देते हैं, भाषण दे करके आपस में लड़ाते हैं। तो इन राजनेताओं को, विशेषकर इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से जरूर बचें। यानी बेटी बचाओ तो इन बदमाशों से बचाओ, कुलदीप सेंगर जैसे हैं, और ये इनके बाबे हैं, मलंग हैं, इनसे बचाओ। और बेटी पढ़ाओ, कहां पढ़ाए बेटी? सारी स्कूलों में जाए तो शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए मैं हरियाणा की जनता जो देख रही है उसको सबको ये मैसेज देता हूं कि भाई आप अपने बच्चों को संभालो, बेटी नहीं बेटों को भी बचाओ। यदि बेटे हमारे नहीं बचेंगे तो बेटियां कहां बचेंगी? यानी बेटे ही तो गलती करते हैं। अब वो 3 बेटे थे, 4 बेटे थे, वो बेटे यदि गलती नहीं करते तो इतना बड़ा मामला नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साथियों, लंबा टारगेट रखो, जो नौजवान विशेषकर उनके सामने लंबा टारगेट हो, पढ़ाई करें, ऊंचा लक्ष्य रखें, और रोजाना कम से कम व्यायाम करें। मैं यूं कहता हूं कि जो बच्चे व्यायाम करते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, वो अपराध की दुनिया में सबसे कम पाए जाते हैं। कोई एकाध तो एक्सेप्शन हो सकता है, कोई पहलवान, कोई खिलाड़ी, लेकिन 99% जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं वो घर पे जाके सोते हैं और सुबह उठ के अपना पढ़ाई के लग जाते हैं, फिर दंड बैठक लगाते हैं। चलते एक क्वेश्चन और रहेगा हमारा। अभी आपने बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोला है, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके ऊपर भी कभी नोटिस जारी कर दिया जाए या फिर कोई कार्रवाई की जाए? होते रहते हैं जी, अब से पहले कई मुकदमे, कई नोटिस हुए हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई मुझे किसी व्यक्ति विशेष ने कर दिया। भाई ये तो हिस्सा है जीवन का। भाई अब से पहले मेरे खुद के खिलाफ 5-6 मुकदमे हुए हैं, मैं बरी होके आ गया। लेकिन और यदि बीजेपी मुझे अंदर करवाएगी तो मैं ट्रायल फेस करूंगा, जेल में चला जाऊंगा, जेल में जाके मैं रोऊंगा नहीं,
जेल में जाके भगत सिंह की तरह से मैं पढ़ूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा। मैं तो जेल चला गया ना, मुझे पता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं और बोलता रहूंगा। यदि मैं अंदर चला गया तो अंदर जाकर के मैं स्वाध्याय करूंगा, अच्छे भगत सिंह को, कार्ल मार्क्स को, दयानंद को, इनको पढ़ूंगा और जो ही बाहर आऊंगा, बाहर आते फिर क्रांति करूंगा। कितने दिन अंदर रखेंगे मेरे को? अशोक आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपने बातचीत की। जी शुक्रिया आपका भी, आपके दर्शकों का भी और आपके एफर्ट्स का भी। मैं तो आपको शाबाशी देता हूं कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मुकाम को छू रहे हैं। आपके जब साक्षात्कार लेते हैं ना तो बड़े बड़े पिंडियां कांपती हैं। आपको ही पता हो 3-4 बार आपने फोन किया और मैं सोचा था पता नहीं वो लड़का क्या पूछ लेगा, तो आज मैं चौथी बार आपके काबू आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अशोक आर्य एडवोकेट हैं और सभी मुद्दों पर खुलकर बोलने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही बोलते हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी इनकी अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखी जाती है। तो इनकी जो प्रतिक्रिया थी उससे आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर कमेंट कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।